ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अकाउंट्स में, वॉल्यूम 3 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट थियरी वाले पेजेस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं आज के टॉपिक को। तो मैं पहले लिस्ट लिखना शुरू करता हूं कि कौन से हमारी कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक कंपनी है तो कौन से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। मोस्टली वेल नोन है गुडविल, जो हमेशा आता ही है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। इसके अलावा भी आते हैं कई सारे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। और कौन से इंटेंजिबल एसेट आते हैं मैं पूरी लिस्ट लिख देता हूँ। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर नाउअडेज, लाइसेंस, ठीक है, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स में एक बहुत अच्छा जो हर बार आता है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या आप बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सब एसेट टाइप पे आते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या एक आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारे क्वेश्चन में हमको दिए हुए होते हैं। या इंटेंजिबल एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स, इनका रूल क्या है? इनका रूल ये है कि अगर ये बढ़ जाएं, अगर इन सब में इंक्रीज हो, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स में इंक्रीज हो तो अलग रूल होता है, डिक्रीज हो तो अलग रूल होता है। तो ये रूल 1 हमारा। रूल 1, इफ देयर इज अ डिक्रीज, अगर ये कम हो गए, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द अबव intangible and fictitious assets, if there is a decrease in the above intangible and fictitious assets, then it should be assumed as if they are written off, and so these and so the written off amount should be debited to P&L। अब जब भी मैं बोलूं debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी मैं ऐसे बोलूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो, मतलब आपको इसको लिखना है सेक्शन ए में, पार्ट 1 में, सेक्शन ए के पार्ट 1 में, जहां पे हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, जहां पे हम बोलते हैं ऐड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जहां पे सेक्शन ए में ऐड एक्सपेंसेस में, जहां पे पीएनएल की सारी ट्रांजैक्शंस आती है, सेक्शन ए के पार्ट 1 में, वहां पे आपको लिखना है। तो अगर इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस, मैं अमाउंट के साथ भी बताऊंगा, पूरा इफेक्ट लिख के भी बताऊंगा, ये रूल है। अगर इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमने इनको राइट ऑफ किया है। मतलब पीएनएल में डेबिट करो, मतलब ऐड एक्सपेंसेस में लिखो। अब इसका उल्टा कर देते हैं, डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज कर देते हैं। अगर इंक्रीज करें तो क्या? अगर क्वेश्चन में इंक्रीज दिया हो तो क्या? इफ देयर इज एन इंक्रीज in the above intangible assets and fictitious assets, then it should be assumed as if they are purchased and the amount is paid for them। मतलब हमने इनका पैसा पे किया होगा, और अगर हमने इनका पैसा पे किया होगा तो इफेक्ट कहां पे आएगा? तो हमारा इफेक्ट आता है सेक्शन बी इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सेक्शन बी में जाएगा। अगर गुडविल या पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क बढ़ गया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ये कैश आउटफ्लो में आएगा। आपको मालूम है कैश आउटफ्लो मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब हमारा पैसा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल रूल है। पहले तो आपको नाम याद करने के, इंटेंजिबल कौन से होते हैं, फिक्टिशियस कौन से होते हैं। फिर आपको ये याद करना है सिंपल भाषा में, कम हो जाए तो राइट ऑफ किया होगा, मतलब पीएनएल में डेबिट में ऐड एक्सपेंसेस में सेक्शन ए का पार्ट 1। बढ़ जाए तो हमने पैसा पे किया होगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो में, सेक्शन बी में कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब इसको नंबर्स के साथ बताता हूं। ये मान लो हमारी बैलेंस शीट है, ये सपोज करो हमारी बैलेंस शीट है। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई होगी, वर्टिकल फॉर्म में दी होगी, बैलेंस शीट ऑफ
डैश 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 कंपनी, फिर एज ऑन में यहाँ पे आपको दो डेट्स दी होंगी, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। अब 99% ऐसा 99% ऐसा होता है कि आगे वाला कॉलम क्लोजिंग बैलेंस का होता है, पीछे वाला कॉलम ओपनिंग बैलेंस का होता है। 99% ऐसा होता है, फिर भी डेट्स का ध्यान देना। अब मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी साइड, उसमें तीन मेन हेड होते हैं। पहला मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा मेन हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज। फिर एसेट साइड, एसेट साइड पे दो मेन हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड पे तीन मेन हेड होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे दो मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब मान लो आपको गुडविल दिया हुआ है, गुडविल में पहला कॉलम क्लोजिंग बैलेंस का, अब मान लो क्लोजिंग बैलेंस दिया है 80,000 और मान लो ओपनिंग बैलेंस है 85,000। ये अज्यूम करता हूं मैं, ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो ओपनिंग था 85,000, क्लोजिंग है 80,000। ये पीछे वाला कॉलम जो है वो ओपनिंग बैलेंस का है 85,000, आगे वाला कॉलम जो पहला कॉलम है 80,000 वो क्लोजिंग बैलेंस है। अब साल के शुरू में गुडविल था 85,000, साल के अंत में गुडविल हो गया 80,000, तो 5,000 हमारा गुडविल जो है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने गुडविल को राइट ऑफ किया होगा। अब ये हमारा आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो मैंने पहले पहले दिन पे बताया था। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर है, ये लोग बुक वाले यहाँ पे इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, बुक वाले यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, आप इंक्रीज इन प्रॉफिट लिखोगे तो भी चलेगा। बुक वाले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें जो 5,000 गुडविल हमारा राइट ऑफ हुआ, ये सेक्शन ए में पार्ट 1, सेक्शन ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका पार्ट वन मतलब पूरा पीएनएल अकाउंट होता है। इसके अंदर एड एक्सपेंसेस में आएगा गुडविल जो हमने राइट ऑफ किया, गुडविल रिटर्न ऑफ। कितना राइट ऑफ किया हमने? 5,000, तो ये एड एक्सपेंसेस में आएगा। फॉर्मेट तो मैं सिखा चुका हूँ कैश फ्लो का फॉर्मेट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पार्ट 1 में एड एक्सपेंसेस में आएगा गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000। तो अगर कम हो जाए तो हमने राइट ऑफ किया होगा। अब वापस ये क्वेश्चन है, वापस मैं ओल्ड बैलेंस शीट में आ गया, क्वेश्चन में आ गया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बैलेंस शीट वाला। अब इसमें अगर गुडविल की जगह पे मैं ले लेता हूं पेटेंट्स, और पेटेंट्स में मान लो अमाउंट बढ़ जाती है, मान लो ओपनिंग बैलेंस है 70,000, ओपनिंग बैलेंस है 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है सपोज करो 95,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेटेंट्स के साल के शुरू में पेटेंट्स था 70,000, साल के एंड में पेटेंट्स हो गया 95,000। तो 25,000 पेटेंट बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया? तो हमने 25,000 पेटेंट का पैसा पे किया होगा। रूल डिक्रीज होते टाइम अलग है, इंक्रीज होते टाइम अलग है। गुडविल कम हो गया था मतलब राइट ऑफ किया, पेटेंट बढ़ गया मतलब हमने ये 25,000 पेटेंट का पैसा पे किया होगा। ठीक है, ऐसा दुनिया भर की बुक्स में यही रूल लिखा हुआ है, मैं खुद का रूल नहीं बता रहा हूं। तो 25,000 पेटेंट की वैल्यू बढ़ गई, पेटेंट की वैल्यू बढ़ गई तो सेक्शन बी में जाएंगे, सेक्शन बी में जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, और यहाँ पे कैश आउटफ्लो में 25,000 लिखेंगे। सेक्शन बी में आउटफ्लो में हम लिखेंगे पेड फॉर पेटेंट्स या पेटेंट्स परचेज, पेड फॉर पेटेंट्स, पेटेंट्स का पैसा हमने पे किया 25,000। तो फॉर्मेट मेरा वही है, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया पूरा, जैसे मैं आपको सीधा इफेक्ट समझा पाऊं। ठीक है, पर आपको सारा डिटेल में अच्छे से लिखना है, पूरा फॉर्मेट बना के थियरी वाले पेजेस में भी। ये सारा फॉर्मेट चाहे फिर से बनाना पड़े, प्रैक्टिस होगी, तो पूरा फिर से लिखना। अब समरी एक लाइन में बोलनी हो तो इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स कम हो जाए तो राइट ऑफ किया होगा, मतलब पीएनएल में डेबिट, सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस। बढ़ जाए तो पैसा पे किया होगा, मतलब सेक्शन बी में कैश आउटफ्लो, पैसे बैंक बैलेंस गोज आउट। बढ़ जाए तो पे किया होगा, कम हो जाए तो राइट ऑफ किया होगा, दैट्स इट। अब नीचे तो पूरा मेरा ब्लैंक फॉर्मेट बनाया हुआ है सेक्शन ए बी सी का। ठीक है, बस एक बार मैं स्क्रॉल करके सारा दिखा देता हूँ जो मैंने समझाया। तो आप थियरी वाले पेजेस में ये सारा लिखना, रूल्स सारे अच्छे से लिखना, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट थोड़ा रफली बनाओगे तो चलेगा। ठीक है, एग्जाम में अच्छे से बना लेना। ये हमारा, ये थियरी वाले पेजेस, ये सब अच्छे से लिखना, ये रूल्स अच्छे से डिटेल में लिखना थियरी वाले पेजेस में, ये अच्छे से लिखना। हाँ, ये क्वेश्चन और आंसर रफली लिख लो तो चलेगा, एग्जाम में बहुत डिटेल में लिखना। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट याद करते रहना बार बार।
ठीक है, चलो लिखो इतना। लिखते रहो बेटा।